हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। ठीक है, हमने इसके पहले आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। मैंने उसको आपको डिटेल में समझा दिया है कि उसके अंदर आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स का सबसे ज़्यादा वर्कआउट होता है, कौन कौन सी मेजर कंप्लेंट्स आपको वहाँ पे मिलती है और कौन कौन से लोग उसके सबसे ज़्यादा इंक्लूड्स होते हैं। अब सेम सिचुएशन अर्बन डिस्ट्रिक्ट या कह लो अर्बन सिविलाइजेशन में या फिर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से डिफ्रेंशिएट होंगी, राइट, क्योंकि उनका काम करने का तरीका इनका काम करने का तरीका में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है ना, उसको आपको याद रखना है, वो है आपका वार्ड काउंसलर। अब वार्ड काउंसलर क्या होता है? वार्ड काउंसलर होता है कि जिसका एक काम होता है कि उसको अपने एरिया के अंदर हॉस्पिटल को क्रिएट करना होता है। दूसरी चीज़ कि ही इलेक्ट बाय द पीपल लिविंग इन दैट वार्ड और एरिया। मतलब अगर आज मुझे राजकोट से अपने किसी एरिया के अंदर खड़े रहना है, ठीक है, सपोज इट कि मुझे माधापर चौकड़ी या फिर जो माधापर एरिया है मुझे उसके पास से खड़े रहना है, ठीक है, तो अगर मैं वहाँ रहता हूँ तो मुझे वोट करने के लिए और मुझे उस यार्ड का या फिर कह लो उस वार्ड का काउंसलर बनाने के लिए या फिर उस वार्ड का इलेक्टेड मेंबर बनाने के लिए या फिर उसका हेड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उन लोगों से, मेरे एरिया में रहने वाले लोगों से मुझे अच्छी तरह बात करनी होगी। उनकी प्रॉब्लम्स को लेके मुझे आगे फेस करना पड़ेगा। अपने फेस को एक जागरूक जनता के रूप में उनको दिखाना पड़ेगा। उनको लोगों को विश्वास देना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं काम करने लायक हूँ, आप मुझे वोट दो। तो जब उसको वोट दूंगी, मुझे जब मैं जीत जाऊँगा तो मैं क्या बनूँगा? मैं बनूँगा वार्ड काउंसलर। क्या बोलूँगा? उस पूरे वार्ड का काउंसलर। जो आपको रेड में दिख रहा है ना, फोन में बात कर रहा है, वो आपका वार्ड काउंसलर। क्लियर? ओके। दूसरी चीज़ कि ग्रुप ऑफ काउंसलर मेक द डिसीजन ऑन द पॉलिसी मेकिंग। अब याद रखना, जो इंसान मुझे इलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर से बहुत सारी सीटें ऐसे भी होती हैं जिसके अंदर अदर लोग भी काउंसलिंग के रूप में आते हैं, राइट। तो उसका और मेरा काम क्या होगा कि भाई अच्छे डिसीजंस को लेना, अच्छी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबली उसके अंदर वर्कआउट करना और लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाना। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर वार्ड काउंसलर्स होते हैं उसका क्या करना होता है? उसको पानी, गार्बेज, स्ट्रीट लाइट्स, हॉस्पिटल्स, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हर एक चीज़ों के अंदर उसको अच्छे से ध्यान देना होता है। अपने एरिया के अंदर उसको अच्छे से अच्छा वर्कआउट करना पड़ता है अगर उसको नेक्स्ट टर्म में कंटिन्यू होना है तो। अदरवाइज वो नेक्स्ट टर्म में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने काम नहीं किया तो। ओके। दूसरी चीज़ ड्यूटीज़ ऑफ द वार्ड काउंसलर्स। अब होता क्या है कि काउंसलर को क्या करना होता है? एक बजट नक्की करना होता है। एक बजट किया कि भाई इस बजट में इस रोड को इतने बनाना है। अगर वो बोलता है कि भाई 1 किलोमीटर का रोड है और मुझे 1 करोड़ में बनाना है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर टेंडर डालेंगे। जिसका टेंडर सबसे किफ़ायती होगा, सबसे सस्ता होगा, सबसे सही होगा, उस इंसान को वो प्रोजेक्ट दिया जाएगा और उस प्रोजेक्ट में से उसको उस काम को करना पड़ेगा। क्लियर? ओके। आगे बात करते हैं कि जो काउंसलर होगा उसको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके यार्ड के अंदर या फिर उसके वार्ड के अंदर जितने लोग भी हर एक चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको ध्यान से देखना, उसके ऊपर वर्कआउट करना, उसके ऊपर डिस्कशन करना, उसके ऊपर लोगों को समझाना, उसके ऊपर लोगों से बात करना। ये सारी की सारी चीज़ें किसके ऊपर आएंगी? वार्ड काउंसलर के ऊपर आएंगी। क्लियर? उसका एक ही काम होगा कि किसी भी तरीके से किसी भी सारी सिचुएशन को संभाल के अपने अंडर रखना। ओके। आगे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है ना, उसका काम क्या होता है? वो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, हमेशा याद रखना, एक गवर्नमेंट बॉडी है। क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है और जो कमिश्नर होता है, ये दोनों आपके गवर्नमेंट बॉडी है जिनको अपॉइंट भारत सरकार या फिर पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और ये किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, ये पब्लिक के लिए काम करते हैं। ये किसी वार्ड काउंसलर या फिर किसी अध्यक्ष के लिए या फिर किसी हेड के लिए काम ये बिल्कुल नहीं करते हैं। ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को पब्लिक के लिए या फिर पब्लिक की सेवा के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। क्यों? अब बाकी तो आप खुद भी इतने एजुकेटेड हो कि आपको पता ही है कि ये लोग किसकी जी हुजूरी करते हैं। क्लियर? ओके। आगे बात करते हैं कि जो वार्ड काउंसिल होता है वो इलेक्ट होके आता है। ओके। और वो ही एक इलेक्ट करता है। देखो क्या लिखा है? द कमिश्नर एंड द एडमिन स्टाफ आर द अपॉइंटेड पीपल्स एंड वार्ड काउंसिलर आर इलेक्टेड। समझ में आ गया आपको कि जो कमिश्नर और एडमिन स्टाफ होते हैं वो होता है क्या होते हैं? आपके गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ चुका होगा कि कोई भी सिंपल इंसान म्युनिसिपल कमिश्नर बन सकता नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होगा वो भी सिंपल सी बात है, उसके लिए एग्जाम ली जाएगी, गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगी, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो।
ये एग्ज़ाम्स ली जाती हैं और एग्ज़ाम्स के बाद जो रिजल्ट आता है उसके अंदर उनको अपॉइंट किया जाता है। आगे है म्यूनसिपल काउंसिल। क्या है? म्यूनसिपल काउंसिल। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन द सिटीज़। अब हर एक सिटीज़ के अंदर, हर एक सिटी के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा जिसका काम क्या होगा, वो हर एक सुपरविज़न वर्क के ऊपर अपना ध्यान रखेगा, हर एक वर्क का सुपरविज़न करेगा, किस तरीके से क्या चल रहा है, शहर के अंदर क्या क्या चीज़ों की कमी होती जा रही है, किस तरीके से किस चीज़ों को सेफली अच्छे से रखा जा सकता है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ द वाटर, गार्बेज कलेक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, स्टेशंस, एनीथिंग। कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टेट पॉलिसीज़ के अंडर आती हैं, और स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर कुछ लोग होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के अंदर आती हैं, उन सब के ऊपर और सिटीज़ के ऊपर जितनी चीज़ें डिमांड्स में आएंगी, या कह लो जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उन तक के ऊपर का सारा हक किसका होगा? आरएमसी का होगा या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का होगा, जिसका काम होगा क्या होगा कि सब चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करना। ओके, ये हो गया म्यूनसिपल काउंसिल वाला। अभी होगा आप आते हैं हम लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो मैंने लास्ट में वर्ड किया, उसका काम क्या है? उसका काम सेम है, क्या है? टेक केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा, जो कुछ भी समझना है वो उसमें आ सकता है। अगर रेन के टाइम पे कहीं पे कोई नाला वाला भर जाता है, कुछ भी हो जाता है और उसके कारण किसी भी आपदा आ जाती है, तो उन सब के बारे में भी उस टाइम पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को रेडी रहना पड़ेगा, और उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो हर एक डिपार्टमेंट को स्टैंड बाय पर रख के सारी की सारी सिचुएशन को फटाफट ईजिली वे में शॉर्ट आउट करने के लिए वो रेडी रहेगा। ओके, फिर वो लोग अवेयरनेस फैलाते हैं, हर एक टाइप की अवेयरनेस फैलाते हैं, जैसे कि बच्चे दो ही अच्छे करके, जो कुछ भी जो नॉर्मल जो स्लोगन्स होते हैं, डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में, अभी रिसेंटली कोविड गया आपका, तो कोविड के बारे में अवेयरनेस फैलाई उन लोगों ने। कोविड के अंदर भी उन लोगों ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितने सारे वर्कर्स थे जो लोग अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग गाँव कस्बों में जाके अब वैक्सीन का सप्लाई दे रहे थे। तो ये सब कुछ किसके अंडर में होता है, किसकी ऑब्जर्वेशन में होता है? तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में सब कुछ आता है। ये सब चीज़ों के बारे में वो लोग हमेशा बातचीत करते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं। ओके, और ये लोग प्रिवेंट करते हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी डिसीजेस को गांव शहरों तक में ज़्यादा फैलाया ना जाए और उनको सेफली शहरों से दूर रखा जाए। दूसरी चीज़, जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी स्कूल्स होते हैं, उनको चलाने की जवाबदारी किसकी होती है? तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जवाबदारी होती है कि किसी भी तरीके से हर एक चीज़ को मेंटेन अच्छे से किया जाए और अच्छे से वो चीज़ चलनी चाहिए। आते हैं आगे कम्युनिटी प्रोटेक्ट्स। अब इनका काम क्या होता है? ओके, the ward communities can be submitted the preventive to the ward councillor, collective action taken by the ward engineer and the ward counseling। ओके, याद रखना, जो वार्ड इंजीनियर होता है फिर वार्ड काउंसिलर होता है, इन सब के ऊपर जो कुछ भी, कोई भी टाइप की इंक्वायरी हो, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम कुछ भी हो, इन सब के ऊपर सबसे मेन इंसान होता है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। इन्हीं का काम होता है कि एमसी का काम होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है कि ये सारे सिचुएशन को शॉर्ट आउट करें, इन सब को वो लोग प्यार से पूरे मुद्दे को शॉर्ट आउट करके हटा दें। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो एक बात देखो, म्यूनसिपालिटी इज ए प्लेस ऑफ ए ओन लोकल गवर्नमेंट ऑफ ए टाउन, सिटी और अदर एरिया। ओके, अब ये सोचो, ये होता है आपका पहला एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं किसी भी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। फिर आपका आता है डिवीज़न, कि स्टेट के अंदर भी अलग अलग डिवीज़न किए होते हैं। फिर आपका आता है डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। जिला परिषद कहते हैं जिसको हम लोग। अब जिला परिषद में एक होता है इस साइड का जिसको हम कहते हैं ब्लॉक्स, जिसको हम कहते हैं तहसील। उसके नीचे आता है आपका ग्राम पंचायत, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया ऑलरेडी, चैप्टर नंबर 6 के अंदर पूरा पढ़ लिया है। अब आता है इसके अंदर टाउन वाले, जो बड़े बड़े शहर होते हैं। उसके अंदर क्या होगा? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब महानगर पालिका, ठीक है। एक होता है म्यूनसिपालिटी, जिसको हम कहते हैं नगर पालिका। फिर आपका आता है सिटी काउंसिल, जिसको हम कहते हैं नगर पंचायत। तो याद रखना, आपका 3 प्रकार के जिला के अंदर 3 प्रकार की चीज़ें डिवाइड होती हैं। कौन सी? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपालिटी, सिटी काउंसिल, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत। और इन सब को किस में रखा जाता है? तो वार्ड्स के अंदर रखा जाता है। और वार्ड क्या होते हैं? जिसके अंदर आम जैसे कॉमन लोग रहते हैं, राइट। और हम लोग ही इनको इलेक्ट करते हैं। किसको? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनसिपालिटीज़ में, सिटी काउंसिलिंग्स में, इन सब को कौन अपॉइंट करता है? तो म्यूनसिपल का जो कमिश्नर होता है वो इन सबको अपॉइंट करता है।
पर इन सबको जो मेन रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है, जो हमारे तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव जाकर उनमें काम करने वाला है, या हमारी जो डिमांड्स को वहाँ तक पहुँचाने वाला है, वो कौन होगा? तो वो जो वार्ड के अंदर से इलेक्ट होकर जो कमिश्नर बैठेगा, वो जो बैठेगा ना वार्ड मेंबर, जो आपका वार्ड काउंसलर होगा, वो इंसान ही आपका पूरा का पूरा इसके अंदर काम करेगा, और उसी का काम होगा कि आपकी सारी की सारी डिमांड्स को वहाँ तक अच्छे से पहुँचाया जाए। तो ये कुछ इस तरीके का आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया है, ठीक है, इसको भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। ओके, आगे बात करते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल द डिसीजंस कान बी ब्रेकआउट, मतलब कोई भी डिसीज कुछ भी हो जाए वो ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। ओके, दूसरी चीज़, हर एक स्मॉल टाउन के अंदर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको हम कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। उनको चलाने के लिए, फिर उसको याद रखने के लिए, फिर उसको इलेक्ट करने के लिए कौन चाहिए? तो वार्ड इलेक्टर्स चाहिए, जो उसको इलेक्ट करके उस इंसान को वहाँ तक बिठा दे। याद रखना, म्युनिसिपल कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आर द अपॉइंटेड वेयर द काउंसलर्स आर इलेक्टेड। याद रखिए आपको, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि कमिश्नर और एडमिन स्टाफ वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, और आपका जो काउंसलर है वो इलेक्ट होकर आता है, इसको हम इलेक्ट करते हैं एज ए मेंबर। क्लियर? जो हमारी बात है वहाँ जाकर रखेगा। ओके, आगे अब ये देखो, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको ये बातें याद रखनी है। क्या ये बात है? ये देखो। ओके, पहली चीज़ आपकी आती है कि सबसे ऊपर है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर सबसे ऊपर का अध्यक्ष कौन होता है? तो म्युनिसिपल कमिश्नर। याद आ गया आपको। फिर आपका आता है एडिशनल कमिश्नर, जो कि आपका सिटी में बैठता है। फिर आपका आता है एडिशनल कमिश्नर, जो आपका सर्विस करता है। फिर आपका आता है एनएमटी, जो आपका मैनेजर होता है, जो इन सबको मैनेज करता है, इन सबका रिकॉर्ड रखता है। फिर आपका आता है म्युनिसिपल सेक्रेटरी। इसका काम क्या होता है कि इन जो चीज़ों को जिस तरीके से उसको सिस्टमेटिक ग्रुप में चलाना है, ये इसका काम होता है। फिर आपका आता है म्युनिसिपल चीफ ऑडिटर। इसका काम क्या होता है कि जितने भी चीज़ों का बिल बनाया हुआ है, जितने भी चीज़ों के बारे में डिमांड की है, जितना भी बजट है, क्या उस एरिया में उस चीज़ों को लेके, पर्टिकुलर चीज़ों को लेके डिमांड है सही में, ये किसका ऑडिट करने का काम होता है? चीफ ऑडिटर का काम होता है। आगे काम किसका आता है? तो डीएमसी का, ठीक है, जो एडमिन होता है। फिर एडमिन ऑफिसर आता है, उस साइड में आता है सिटी इंजीनियर, उसके अंदर जूनियर इंजीनियर, फिर उसके अंदर आता है एडिशनल इंजीनियर, फिर आपका डायरेक्टर्स आते हैं, फिर प्रिंसिपल्स हैं, फिर CHO, और ये पूरी बॉडी आपकी अलग बॉडी है। ये ऊपर के जितने भी लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग, ये सारे के सारे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। क्लियर आपका? ये होता है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर का पूरा सिस्टम, कि अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी जगह का काम करना होता है तो इसके अंदर आपको इतने लोग मिलते हैं, और इतने लोगों के बाद ही आप किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो यह था आपका चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर आपको समझ में आ चुका होगा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि क्या किस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलता है, किस तरीके से टैक्सेशन चलता है, किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज़ें काम करती है, कौन हमारे लिए आवाज़ उठाता है, किसको हम इलेक्ट करते हैं, क्या वो सही में वर्कआउट करते हैं या सही में काम करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में अलग पॉइंट है। बट इसमें आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। क्लियर? तब तक क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल का आपके दो वीडियो एक साथ आ जाएगी, और उसके बाद आपका सिविक्स पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। और सिविक्स ख़त्म होने के बाद आपका क्लास 6 का सारा कोर्स कंप्लीट। याद रखना, क्लास 6 का सारा कोर्स आपका कंप्लीट। फिर हम लोग क्लास 7 करेंगे, उसमें भी सेम सीक्वेंस रहेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स। फिर आपका क्लास 8, फिर क्लास 9, फिर क्लास 10 और क्लास 11 और क्लास 12। 11th के अंदर मैंने पॉलिटिकल साइंस या कह लो सिविक्स को बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, इनफैक्ट मैंने लिया ही नहीं है, क्योंकि उसका जितना भी कोर्स है उसको मैंने कंबाइन करके सीधे 12th में डाल दिया है। ठीक है, तो जब 11th का हम आएंगे तब बता दूंगा मैं आपको कि उसमें मैंने क्यों रखा नहीं है। ठीक है, तब की बात तब की। बाकी इतना याद रख लो कि मेरे पास 12th तक का सब कुछ सारा डेटा रेडी है। ठीक है, कुल मिला के आपके पास कुछ 240-50 के वीडियोस आएंगे, जिसके अंदर आपका क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की हर एक जो 3 मेन बुक हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नज़र से, जितनी भी आपकी जो मेन 3 बुक्स हैं, और एक जो बुक आपकी बाद में ऐड होती है 8th 9th से, वो कौन सी है? इकोनॉमिक्स वाली, वो भी मैं आपको कवर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग सिविक्स, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। जहाँ पे इकोनॉमिक्स होगा मैं उसको भी कवर करूँगा। हाँ, एक और नया सब्जेक्ट जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर मेरे को कमेंट्स आते हैं, आप बोलते हो कि ना उसको भी कवर करना है, तो मैं उसके लिए भी कर दूंगा सब कुछ चीज़ें। अगर आप बोलते हो कि नहीं भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इट्स ओके। क्लियर? ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
बाय बाय, टेक केयर।